मेरा नाम है लता शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम न्यू चैप्टर। अनम मुझे बताएगी कि इक्विलिब्रियम मीन्स क्या। अगर अनम को पता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। निधि, बच्चे, केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स क्या, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। हाँ, मैम जब वेरी गुड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस हो जाते हैं मैम, इक्वल हो ठीक है, जाते हैं। कह सकते हैं। प्रीति, आप Left hand बताओ। side and right hand side equal. ठीक है, कमरुद्दीन। चलो अब मैं बताऊं, ठीक है। आप लोग अगर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, इसमें मैंने यहां से फोर्स लगाया और यहां से फोर्स लगाया, ये क्या हो जाएगा बच्चे, हिलेगा अपनी जगह से। नेट नो फोर्स क्या हो गई इसमें, जीरो हो जाएगी। नेट फोर्स क्या हो गई, जीरो। ऑब्जेक्ट स्टेबल हो जाएगा, हिलेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके का इक्विलिब्रियम, जहां जो चीज है वो रुक गई, वो क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या है बच्चे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब देखेंगे हम स्टैटिक, लेकिन हमारा केमिस्ट्री में किस तरीके का इक्विलिब्रियम यूज होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अभी डायनेमिक मींस क्या, डायनेमिक मींस होता है वैसे मोशन, ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। आप मुझे देखो, अगर मैंने एक बकेट ली, ठीक है, इसमें मैं वाटर फिल किया, ठीक है, पहले 10 ड्रॉप्स वाटर आ रहा था, ठीक है, और नीचे बकेट में क्या है, होल है, पानी गिर रहा है 2 ड्रॉप्स, पहले 1 ड्रॉप, फिर धीरे धीरे ये पानी जो नीचे गिर रहा है, इसकी ड्रॉप्स बढ़ रही है, पहले 2 ड्रॉप्स गिरा, थोड़ी देर बाद ये 3 ड्रॉप्स और 4 ड्रॉप्स ऐसे गिर रहा है, ठीक है, नीचे गिर रहा है। और जो ऊपर से वाटर आ रहा है वो कम होता जा रहा है, पहले जैसे 10 ड्रॉप्स गिर रही थी, अब वो 5 गिर रही है, 2 गिर रही है, ठीक है, कम होती गई। एक स्टेज ऐसी आई जब मैंने बकेट में, यहाँ 5 ml मेरा वाटर हो गया, ऊपर से 2 ड्रॉप्स नीचे आ रही थी और नीचे से 2 ड्रॉप्स बाहर निकल रही थी। क्या हुआ, ऊपर से 2 ड्रॉप्स वाटर में ऐड हो रही थी और नीचे से 2 ड्रॉप्स क्या हो रही थी, नीचे निकल रही थी। वाटर का लेवल क्या था, 5 का 5 ही रहा। क्या वाटर का लेवल चेंज होगा, नहीं ना, नो मैम। वाटर का लेवल 5 का 5 ही रहा। इधर के प्रोसेस हो नहीं रहा, प्रोसेस क्या हो रहा है, यहाँ पे चल रहा है, लेकिन हमें ऐसा लगा कि पानी अब क्या हो गया, रुक गया, बढ़ नहीं रहा है, तो पानी क्या हो गया, रुक गया है। लेकिन ये एक्चुअल में यहाँ प्रोसेस हो रही है, प्रोसेस तो हो रही है ना, 2 ड्रॉप्स आ रहा है और 2 ड्रॉप्स जा रहा है। जहां प्रोसेस हो रही है हमें लग रहा है कि यहाँ ये रुक गया है, ये किस तरीके का इक्विलिब्रियम हो गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या आप डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डायनामिक मींस क्या, मोशन, जहां पे प्रोसेस हो रहा है लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि एक्टिविटी क्या हो गई है, रुक गई है, लेकिन वहां प्रोसेस अभी भी चल रहा है, तो वो कैसा इक्विलिब्रियम है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई प्रीति, डायनामिक और स्टैटिक में डिफरेंस पता चल गया। अब हम 2 तरीके का इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम में, फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल मींस क्या और केमिकल मींस क्या। फिजिकल से मतलब क्या होता है भाई, कौन बताएगा, प्रीति, फिजिकल मींस क्या, कोई भी फिजिकल अपीयरेंस, किसी की भी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो रही है, मतलब कि क्या, जैसे सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड में चेंज हो रहा है वाटर अगर, तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, H2O सॉलिड से H2O किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। यहाँ कोई इसकी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है, इसमें बस इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि फेज चेंज हो रहा है। तो ये किस तरीके का इक्विलिब्रियम होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आएगा, बताऊंगी कब आएगा इक्विलिब्रियम, सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। ऐसे ही लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस, वाटर, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हो रही है, इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। तो ये सारे इस तरीके के इक्विलिब्रियम जहां पे सिर्फ इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो, केमिकल रिएक्शंस ना इन्वॉल्व हो। केमिकल रिएक्शन मतलब क्या, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको ही बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। ओ सॉरी, H2 नहीं है भाई। केमिकल रिएक्शन मींस क्या, जब न्यू प्रोडक्ट कुछ फॉर्म हो रहा हो तो उसको ही बोलते हैं ना केमिकल रिएक्शन हो रही है वहां पे करके, हाँ कि ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिसॉल्यूशन मींस क्या, सबको पता है, डिसॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। और डिसॉल्यूशन ऑफ गैस, क्या कोई मुझे डिसॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड का एग्जांपल बता सकता है, मैम डिसॉल्यूशन जो ऑफ, एरिएटेड ड्रिंक्स होती हैं। बिल्कुल, एरेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या होती है, मिली होती है लिक्विड के अंदर, ठीक है ना।
तो ये क्या है, गैस किसमें के डिसॉल्व, लिक्विड में। डिसॉल्यूशन मींस क्या, डिसॉल्व होना। डिसॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये भी किस तरीके का इक्विलिब्रियम दिखाएगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या आप लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे अगर रिएक्शन देखी है, और अगर जैसे कि रिएक्शन है, यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ये कैसा इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल। ठीक है ना भाई, केमिकल इक्विलिब्रियम और फिजिकल इक्विलिब्रियम मींस पता चल गया क्या। क्या अब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि बताओ भाई कौन सा फिजिकल कौन सा केमिकल, तो आप बता दोगे। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब आ जाते हैं एक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम लिक्विड टू गैस के बारे में, कि लिक्विड टू गैस में इक्विलिब्रियम कब आ रहा है। ठीक है, आप अगर एक वाटर रख दोगे, ठीक है, भाप इसमें रख दिया इसको बाहर कहीं, ठीक है, ये क्या हो रहा है, वेपर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं भाई, यहाँ पे वेपर्स बन रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे ये वेपर्स बन रहे हैं। थोड़ी देर बाद क्या होगा, वेपर्स कंडेंस होते हैं ना, अगर मैंने उसे कवर कर दिया है तो थोड़ी देर बाद ये क्या होंगे, कंडेंस होंगे और वाटर में चेंज हो जाएंगे, कन्वर्ट होंगे। जो आपने रोटी की टोकरी के ऊपर देखा है ना, क्या होता है भाई, पानी की बूंदें आ जाती है ना थोड़ी देर बाद, गरम गरम रोटी की टोकरी के ऊपर ढक्कन लगाया जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है उसके ऊपर, क्या हुआ, जो भाप बन इवोपरेट हुआ पानी, वो क्या हो गया, ड्रॉप्स कंडेंस हो गया। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब जितना पानी इवोपरेट हो रहा है, सपोज ये 2 ड्रॉप्स इवोपरेट हो रहे हैं, और 2 थोड़ी देर बाद ये हैवी हो जाएंगे वेपर्स, और ड्रॉप बन के पानी वापस नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, ऐसे स्टेज जहां पे रेट ऑफ इवोपरेशन, ठीक है, रेट ऑफ इवोपरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन नहीं, मतलब जहां पे ये 2 ड्रॉप्स नीचे गिरेंगे, 2 ड्रॉप्स, ये फॉरवर्ड रिएक्शन ऊपर गई, ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड मतलब क्या, 2 ड्रॉप्स ऊपर गई और 2 ही ड्रॉप्स क्या हो रही हैं, नीचे गिर रही हैं। तो मैं थोड़ी देर बाद क्या कहूंगी कि पानी क्या हो गया भाई, रुक गया है। क्या हो गया, वाटर, मतलब अब ये इवोपरेट नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, वो इवोपरेशन वहां पर हो रही होगी। कि क्या हो रहा होगा, जितना पानी इवोपरेट हो रहा है उतना ही वापस से जो कंडेंस होके 2 ड्रॉप्स नीचे आ जा रही है। समझ में आ गया, वो स्टेज क्या हो गई, इक्विलिब्रियम। किस तरीके का इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। लिक्विड और गैस में समझ में आया बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, भाई भाई पूछो पूछो, किसी को दिक्कत, कमरुद्दीन, अनम, अकुल, मैम क्लियर। क्लियर, आ जाए, नहीं पूछो क्या दिक्कत हुई भाई, नो मैम कौन बोला, मैम क्लियर है, क्लियर, अच्छा कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। अब जरा एक और, अब बताओ, क्या हम इसी तरीके से सॉलिड और गैस में भी कह देंगे, और ऐसे ही कह देंगे किसमें, सॉलिड और लिक्विड में। सॉलिड और लिक्विड में मैंने क्या किया, एक थर्मस फ्लास्क लिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने आइस डाली, और आइस थोड़ी सी पिघली, ठीक है, और आइस 273 केल्विन पे क्या होता है बच्चे, आइस और वाटर दोनों साथ में मिलते हैं, आइस और वाटर क्या मिलते हैं, दोनों साथ में होते हैं। 273 केल्विन मीन 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें सिर्फ आइस ही नहीं होती, थोड़ा बहुत वाटर भी होता है। मैं क्या कहूंगी कि पानी क्या हो गया भाई, अब ये जो लिक्विड है ना, आइस से वाटर में कन्वर्ट जो हो गया, ये आइस उतनी की उतनी ही है, और वाटर जो है, सपोज ये वाटर था, ठीक है ना, मैंने थर्मस फ्लास्क लिया, ठीक है, हीट अंदर नहीं आ रही इसमें, यहाँ पे आइस के क्रिस्टल्स बने हुए हैं, ठीक है, मैं थोड़ी थोड़ी रुक के कह रही हूँ कि ये तो आइस जितनी थी उतनी है, और जो लिक्विड था वो उतना का उतना ही है, लेकिन एक्चुअल में आइस से वाटर में भी कन्वर्ट हो रहा है, और वाटर जो है ना, ठंडा ठंडा पानी, वो आइस की क्रिस्टल भी बना रहा है जमकर, और एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ता जा रहा है। तो समझ में आई बात, दोनों प्रोसेस एक साथ एक ही रेट से हो रहे हैं, मतलब जितना आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है, उतना ही लिक्विड से क्या बन जा रही है, आइस बन जा रही है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जितनी आइस थी ये तो उतनी की उतनी है, जितना लिक्विड था ये उतना का उतना ही है, यहाँ तो प्रोसेस हो नहीं रहा, लेकिन एक्चुअल में वहां प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आ गया है, जितना लिक्विड से आइस उतना ही आइस से लिक्विड फॉर्म हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। बात समझ में आई, फकीहा बोलो भाई, अंकित, अरे यस नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे लगा रिपीट करूं, ओके क्लियर मैम। यस भाई, मैम। अगर एक बच्चा अगर क्लियर बोलेगा तो मैं समझूंगी क्लियर है भाई। गुंजन है भाई, गुंजन, यस मैम क्लियर है। ठीक है, अब आगे बढ़ लें। तुम तो बहुत होशियार बच्चे हो, तुमने इसमें मुझे ज्यादा परेशान नहीं किया।
ठीक है, अब ऐसे ही सॉलिड टू गैस में भी हो जाएगा। सॉलिड से जितनी रेट से गैस बन रही होगी उतनी ही रेट से गैस से सॉलिड बनेगी, तो मैं क्या कहूंगी, वो क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। रेट मीन समझ गए ना, रेट मीन्स क्या, रेट ऑफ फॉरवर्ड मीन्स क्या, कि जितना ये आगे गया है, मतलब ए से अगर बी बन रहा है ये फॉरवर्ड, और बैकवर्ड मीन्स क्या, बी से ए बनना बैकवर्ड। समझ में आ गया। रेट मीन्स क्या, अगर एक सेकंड में जैसे 2 ड्रॉप्स आगे हुए तो मैं क्या, इसका रेट क्या बोलूंगी, 2 ड्रॉप पर सेकंड। ठीक है, रेट हो गया उसका, उतनी ही रेट हो गई तुम्हारी बैकवर्ड की, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ फटाफट से ग्राफ वाले पार्ट पे आ जाओ इसके। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाने को, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो गई। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये रेट ऑफ बैकवर्ड, दोनों जब इक्वल हो गई तो दिस स्टेज इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आप मुझे बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का और टाइम वर्सेस का ग्राफ यही बनेगा? क्या इसे मैं रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ कह सकती, यहाँ अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है, अब बताओ मुझे क्या यहाँ कभी इक्विलिब्रियम आएगा? क्या रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड यहाँ पर कब, ये ROF जो लिखा है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड है, ROB जो लिखा है वो रेट ऑफ बैकवर्ड है। बोलो भाई, क्या यहाँ कभी आएगा इक्विलिब्रियम? यस मैम आएगा। कैसे बताओ? तो मैम मैम जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं कहाँ वहाँ भी, पे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात भाई, यही एक छोटी सी पॉइंट में आया, आगे कभी नहीं आएगा। जहां ये दोनों मीट कर रहे हैं वहीं से यस मैम। बाकी और कहीं रेट ऑफ बैकवर्ड क्या हो गई, ज्यादा बड़ी है। तो यानी कि हमेशा जो रिएक्शन प्रोसेस है वो हमेशा ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही ज्यादा जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ कम जा रहा है। समझ में आ गई बात? और ये पता है सबको कि Yes, ma'am. रेट ऑफ फॉरवर्ड ये वाला क्यों है और रेट ऑफ बैकवर्ड ये ऊपर वाला क्यों है? ऐसे क्यों जा रहा है रेट ऑफ बैकवर्ड, और रेट ऑफ फॉरवर्ड जो है वो डिक्रीज क्यों हो रहा है? बच्चे क्यों हो रहा है रेट ऑफ फॉरवर्ड डिक्रीज? क्योंकि फॉरवर्ड जब जाएगा तो तब वो कहीं कुछ कंसेंट्रेशन होगी उसकी, ए से बी में जाएगा। ठीक है, बी तो पहले 0 था, धीरे धीरे बी में कुछ सब्सटेंस आएंगे, बी बनना शुरू होएगा, उसके बाद इस तरफ को जाएगा ना। ठीक है, बी क्या होएगा, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ, जब मैं वाटर वाला एग्जांपल मैंने लिया था, समझ में आई बात या नहीं? नहीं आई। ये वेपर जब बन रहे थे, जब ये खाली होएगा डब्बा तब ज्यादा वेपर बनेंगे, वेपर्स क्या होंगे तब ज्यादा बनेंगे। जैसे सपोज पहले 10 ml वेपर बन रहे थे, ऊपर खाली था, ठीक है ना, तो जल्दी वेपर क्या थे, ज्यादा बन गए। धीरे धीरे वेपर्स बनना कम होते गए, 8 ml 5 ml, तो रेट क्या होती जा रही है वेपर बनने की, एक स्टेज आई 2 ml बन गए। और यहाँ पर क्या हुआ, पहले एक ही ड्रॉप गिर रही थी क्योंकि पानी कम था, एक ही ड्रॉप गिर रही थी। फिर जैसे जैसे वेपर्स ऊपर बढ़ते जा रहे थे तो क्या होते जा रहा था, पहले जैसे 1 ml बन रहा, 0.5 ml ही आ रहा था, 1 ml आया, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, 2 ml वेपर्स जो है वापस से कंडेंस होके गिरने लगे। तो स्टेज ऐसी आई जब दोनों इक्वल हो गए, मतलब 2 ml ही ऊपर जा रहे थे और 2 ml ही नीचे आ रहे थे, वही स्टेज क्या हो गई मेरी, इक्विलिब्रियम हो गई थी। समझ में आई बात यहाँ तक कि रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, रेट ऑफ बैकवर्ड क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अगर दोनों इक्वल हो गई तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, दोनों अगर इक्वल नहीं हुई तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। समझे बात को? खुशी, कुरैशी जी, करिश्मा, जोशी, मैम मैम। ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैंने यहाँ 2 ml वाटर लिया है, यहाँ वेपर्स क्या 2 ml ही या 1 ml, यहाँ पे तो वेपर जब 1 ml बनेंगे तभी आएगा इक्विलिब्रियम? नहीं ना, इक्विलिब्रियम कभी भी आ सकता है। जब यहाँ है, सपोज यहाँ 2 ml था, यहाँ 1.5 ml हो गया और वेपर बन गए 0.5 ml। ठीक है, 0.5 ml बनने के बाद क्या होने लगा, यहाँ से 2 ड्रॉप्स गिर रही और यहाँ को भी 2 ड्रॉप्स ही ऊपर जा रही थी। तो क्या हो गया, मेरा प्रोसेस क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मुझे क्या लगा कि प्रोसेस क्या हो गई है, रुक गई है। तो क्या यहाँ कंसंट्रेशन इक्वल हो गई थी? नहीं, कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हुई है, कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हुई। कंसंट्रेशन क्या हो गई है बच्चे, कांस्टेंट हो गई है। 0.5 था ऊपर वाला तो वो भी 0.5 का 5 ही, और नीचे 1.5 बचा था तो नीचे 1.5 है। तो 2 चीजें याद रखनी है आपको कि कंसंट्रेशन इक्वल नहीं होती है, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, तो इसलिए बार बार बता रही हूँ। कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है और रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड के। बात समझ में आ गई यहाँ तक?
क्या अब आप मुझे Yes, ma'am. वेरी गुड। तुम तो फटाफट से केपी और केसी वाले रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हो। ये अगर मैं कंसंट्रेशन का ग्राफ अगर मैं बनाऊं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया है। कंसंट्रेशन Yes, क्या ma'am. हो गई? ये किसकी है? ये है तुम्हारे रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट क्या होएगा? कम होता जाएगा। प्रोडक्ट Yes, क्या ma'am. है? बढ़ता जाएगा। तो भाई इक्विलिब्रियम आ गया जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। बच्चे मैं फिर बता रही हूँ, किसी को अगर कहीं कोई भी दिक्कत तो वो प्लीज मुझसे पूछे। मैं यहाँ अंतर्यामी नहीं हूँ कि मुझे ऐसे आंख बंद करूँ पता चल जाए कि खुशी को नहीं आ रहा, कमरुद्दीन को नहीं समझ आया। आपको बोलना पड़ेगा तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है भाई, बिना समझे आगे मत बढ़ना। जो बच्चे यस मैम बोल रहे हैं, तो जिन्हें समझ नहीं आया वो नो मैम बोलने की भी क्या रखें? इच्छा रखें। ठीक है भाई, इच्छा। समझ में आ गई बात यहाँ तक? कंसंट्रेशन क्या हुआ है? रिएक्टेंट की डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की बढ़ेगी। जब दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है भाई, क्या रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ आ जाए और कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ आ जाए तो बता दोगे कि कौन सा इक्विलिब्रियम दिखाएगा और कौन सा इक्विलिब्रियम नहीं दिखाएगा? रिएक्टेंट प्रोडक्ट, क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा? सो गए क्या? No, ma'am. Yes, ma'am. ओके भाई, फकीहा तो सो गई। कौन सो गया? आगे No, ma'am. फकिया तो उठी है भाई, कोई तो सोया था चुपचाप निकल लिया बोल के। अकुल तुम सो गए क्या? No, ma'am. देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जब ये वाला ग्राफ भी हमारा इक्विलिब्रियम शो कर सकता है। इसमें रिएक्टेंट जितना डिक्रीज हुआ, प्रोडक्ट उतना इंक्रीज हुआ और स्टेज ऐसी आई, दोनों क्या हो गए? कांस्टेंट हो गए। समझ में आ गई बात? अगर यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन लिखा होता और तब मुझसे बोला होता, क्या भाई रेट ऑफ रिएक्शन लिखा रहता तब बोला होता कि क्या ये इक्विलिब्रियम का ग्राफ शो करेगा, तो आप कहते नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड कभी इक्वल आएंगे ही नहीं। ठीक है ना? तो ये इक्विलिब्रियम शो करता नहीं। लेकिन अगर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो जहां कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई तो वहां इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? तुम तो बड़े होशियार निकले। अरे बोलो, जिसको नहीं समझ में आया फटाफट से पूछो भाई। मैम Yes. रेट वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। रेट वाला, रेट मींस बच्चे, रेट मींस क्या? मैम जैसे ये पता है, बस ये नहीं समझ आया उसका इक्विलिब्रियम क्यों नहीं होगा। इसका इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हुआ? ऐसे और ऐसे में? हाँ यस मैम। देखो, ये रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है और ये टाइम का, ये कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ नहीं है, ये रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। ठीक है, ये थी हमारी रेट ऑफ फॉरवर्ड और ये है रेट ऑफ बैकवर्ड। तो इस तरफ जो वैल्यू गिवन है ना, वो रेट ऑफ बैकवर्ड की गिवन है, इस तरफ वैल्यू है रेट ऑफ फॉरवर्ड की गिवन है। रेट ऑफ फॉरवर्ड की क्या हुई? 5 वैल्यू 5 हो गई। रेट ऑफ बैकवर्ड की वैल्यू क्या हो गई बच्चे? कम है, कुछ 2 है। तो यानी कि 2 ड्रॉप्स ऊपर चढ़ रही थी, 5 ड्रॉप्स ऊपर आ रही हैं और 2 ड्रॉप्स नीचे गिर रही हैं। रेट मींस क्या? 5 ड्रॉप्स ऊपर 2 ड्रॉप्स नीचे, और हमेशा ही ऐसा ही हो रहा है। ये कांस्टेंट हो गया, उसके बाद 5 ड्रॉप्स ऊपर गिरे 2 ड्रॉप्स नीचे। तो रिएक्शन हमेशा कहाँ की तरफ भागेगी? आगे की तरफ भागेगी। 3 यस बूंद 3 बूंद तो हमेशा ऊपर एक्स्ट्रा ही रहेंगे, है ना भाई? रिएक्शन कभी इक्विलिब्रियम आएगा? इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब दोनों रेट जो है इक्वल हो जाएंगी। क्या रेट कभी इक्वल होंगी? हमें हमेशा ऊपर वाला जो है भरता हुआ ही नजर आएगा। अगर जैसे मैं बकेट भी फिल करूं तो नीचे की तरफ अगर 5 बूंद आ रही हैं तो नीचे से सिर्फ 2 ही जाएंगी, ऊपर से बार बार 5 आ रही है, नीचे से 2 ही जा रही है, तो पानी हमेशा फिल होता रहेगा ना, इक्विलिब्रियम थोड़ी आएगा। आगे बात यस। और अगर ये कंसंट्रेशन होता, अगर ये क्या होता? कंसंट्रेशन होता, तो मैं कहती कि रिएक्टेंट क्या हो गया बच्चे, और ये प्रोडक्ट, सॉरी उल्टा लिख दिया, नीचे वाला प्रोडक्ट ऊपर वाला रिएक्टेंट, कि रिएक्टेंट की भी 5 ml कंसंट्रेशन हो गई है और प्रोडक्ट की भी कितनी हो गई है? 5 ml हो गई है। ठीक है ना? मतलब रेट, अब वो क्या कंसंट्रेशन क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, मतलब कि रुक गया। जैसे कि मैंने यहाँ वाटर वाले केस में बताया कि 0.5 ml ऊपर वेपर्स बन चुके हैं और नीचे पानी 1.5 ml बचा है, और अब इतना का इतना ही बचा है।
अब इतना का इतना ही बचा है, कांस्टेंट है, बढ़ नहीं रहा। तो मैं कहूंगी कि ये प्रोसेस अब रुक गया है, हो नहीं रहा। लेकिन एक्चुअल में वहां प्रोसेस हो रही है, लेकिन जितना ये ऊपर वेपर बन रहा है उतना ही नीचे क्या हो जा रहा है, कंडेंस होकर लिक्विड गिर जा रहे हैं। समझ में आ गई बात एग्जाम्पल से? यस मैम। गुड, आपने पूछा, ऐसे ही पूछ लो भाई जिसको कुछ समझ में ना आ रही हो बात। ठीक है, थोड़ा सा टफ नहीं है ये, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, HCl और NaOH को रिएक्ट करती हूँ तो क्या बनता है भाई, NaCl और वाटर बनता है। बनता है कि नहीं बनता? क्या मैं NaCl में वाटर डिसॉल्व करूंगी, क्या मुझे HCl मिल जाएगा? HCl और NaOH मिल जाएगा अगर मैं NaCl को वाटर में डिसॉल्व करूंगी। क्या मैं अपने घर में जो नमक है उसे पानी में भिगोती हूँ तो क्या मुझे HCl मिल जाता है, एसिड मिल जाता है, बेस मिल जाता है? नहीं मिलता ना भाई। क्यों क्यों भाई दीपक, भूमिका बताओ भाई। नो मैम। नहीं मिलता। तो यानी कि क्या यहाँ कभी इक्विलिब्रियम मुझे आएगा, आके देगा इक्विलिब्रियम? कभी आएगा? नहीं आएगा। रिएक्शन हमेशा आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन होती हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इक्विलिब्रियम की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ सीबीएसई के अंदर। वैसे तो देखो इतना इजी क्वेश्चन मैम नहीं देगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम में इतने सारे न्यूमेरिकल है, इतने अच्छे अच्छे फॉर्मूले से रिलेटेड, तो मैडम वहां ज्यादा बच्चों का सर खाएंगी। यहाँ पूछेंगी कि बताओगी। इन केस अगर कहीं छोटा मोटा दिख जाए तो भाई याद रखना, इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज कंटेनर के अंदर होगा, है ना भाई। अगर मैं इवेपोरेट कर रही हूँ वाटर को खुले में, तो ये पानी, ये वेपर्स बनके तो उड़ गया, क्या ये वापस आएगा? नो मैम। तो क्लोज कंटेनर में ही हमेशा इक्विलिब्रियम आएगा। ओपन कंटेनर में इक्विलिब्रियम नहीं ले सकते, क्योंकि मैटर एस्केप हो जाएगा। मैटर क्या हो जाएगा? एस्केप हो जाएगा। और दूसरी बात क्या, रिएक्शन जो है वो कैसी होनी चाहिए, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मींस क्या है होता है पता है? रिवर्सिबल होनी चाहिए हमेशा। कैसा प्रोसेस होना चाहिए? रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल मींस क्या, इस जैसे कि मैम जिस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं दोबारा। हाँ, दोबारा रिवर्स हो सकती है। मतलब कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बन रहा है तो अमोनिया बन रहा है, और वापस अमोनिया से मेरा थोड़ी देर बाद अमोनिया क्या होता है, टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनने लगता है। ठीक है, तो जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड मींस क्या, N2 और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया, दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड। और इक्वल हो जाए किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड के। बैकवर्ड मींस क्या, जहां अमोनिया टूट के बनाए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो जाती है, तो दैट इज इक्विलिब्रियम आ जाता है वहां पर। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ कि रिवर्सिबल रिएक्शन होना जरूरी है। अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो वहां कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई? छोटा सा पॉइंट कि प्रोसेस क्लोज कंटेनर में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, अगर किसी को नहीं पता हो तो पूछ ले भाई। अकुल, हाँ भाई, प्रियांजलि बोलो, बोलो बच्चे। मैम मैम जब ये रिएक्शन होगी रिवर्सिबल, तो हमारा जरूरी नहीं है उसी कॉन्सेंट्रेशन में हमें मतलब जो हमने रिएक्टेंट्स लिए थे वो एज अ प्रोडक्ट फॉर्म में मिले। ऐसा जरूरी नहीं है। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हुआ, जब मेरा ये सपोज मेरा ये 0.5 था और ये मेरा 0.15 था हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों 1:3 रेशो में होंगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, अमोनिया बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे, ये इनिशियली क्या था, 0 कंसेंट्रेशन थी। थोड़ी देर बाद इसमें से कुछ यूज हो गया, 0.2 ये बचा 0.2। अच्छा 0.3 यूज हुआ है, तो ये कितना यूज होगा, 0.9। ये यूज की बता रही हूँ मैं, यूज बचा कितना है, लेफ्ट कितना रह गया है इसके पास, 0। नए पेज पे समझाती हूँ ये सारी चीजें, नया इतनी बात समझ में आ गई, रिवर्सिबल और क्लोज कंटेनर? यस मैम। ठीक है, अब ये देखो, ये इक्विलिब्रियम कब आएगा। इक्विलिब्रियम हमने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा इक्विलिब्रियम हमेशा एक सेम रेशो में आ रहा था। सेम रेशो क्या, सपोज अगर मैं इसका ही एग्जांपल लूं, तो जब मैं नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3 और इसका 2, इन तीनों का रेशो 1:3:2 आ रहा था, तभी जो रिएक्शन थी वो क्या हो रही थी, इक्विलिब्रियम पे आकर रुक जा रही थी। तो ठीक है, इक्विलिब्रियम हमेशा एक सेम जो है प्रोपोर्शन जब इनका मिल जाएगा उसी प्रोपोर्शन पे आएगा। जैसे कि ये मैंने पहले 0.5 लिया और ये 0.15 लिया, या ये कितनी भी कंसंट्रेशन ली, यहाँ इनिशियल कंसंट्रेशन 0 थी। ठीक है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में यूज कितने हुए हैं, ये 0.9
0.2 और ये यूज होगा 0.6। अच्छा लेफ्ट कुछ और है, लेफ्ट कितने बच गए हैं 0.3 और यहाँ कितने बच गए भाई 0.6, इसमें से यूज हो चुका है तो 0.9। अरे भाई कैलकुलेशन तो बता दो कम से कम, यस मैम। मैडम अपने आप करो है। ये 0.2 यूज हुआ, ये 0.6 हुआ और यहाँ पर कितना बना, इनिशियल में कुछ नहीं था, यहाँ पे कितना बनेगा बच्चे 0.4। कितना बना 0.4 और यहाँ लेफ्ट कितना रह गया। अब मेरे पास रिएक्शन में क्या क्या बचा है, 0.3 नाइट्रोजन बचा है, हाइड्रोजन 0.9 बचा है और अमोनिया 0.4 आ गया। तो मैंने देखा इनका रेशो 1, 3 और 4 और 2 आ चुका है और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, इस स्टेज पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। समझ में आई बात। ऐसी मैंने कोई दूसरी कंसंट्रेशन भी ली, मैंने क्या किया, कोई दूसरी कंसंट्रेशन ली, ये 0.5 और 0.15 नहीं, मैंने समझ लो 100 ग्राम ले लिया। अच्छा मोल नहीं ले रही हूँ, ग्राम ले रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने कुछ 1000 ग्राम ऐसे ले लिया, लिमिटिंग रिएजेंट करते थे ना। तो ये 100, इसको जरूरत क्या 1000 की है, नहीं ना, इसको जरूरत तो सिर्फ कितने की है भाई, 100 ग्राम नाइट्रोजन को अगर मैं इसको मोल मान लूं, चलो 100 मोल नाइट्रोजन को कितने मोल हाइड्रोजन की जरूरत होगी 300 मोल हाइड्रोजन को 300 मोल ही जरूरत होगी और यहाँ थे कितने इसके पास 1000 थे, ठीक है 1000 थे और इसके पास भी सपोज कर लो 800 मान लो इसके पास, ठीक है। यहाँ तो 0 था पहले, यहाँ कितना था 0, 100 मोल इसने लिया, 300 मोल इसने लिया और धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ के कितनी हुई, ये यूज्ड, ये कितने बन गए यहाँ 200 मोल्स बन गए। तो रिएक्शन में कितने बचे हैं 700 नाइट्रोजन बच गए और ये कितने बचे हैं भाई, ये भी 700 ही बच गए और यहाँ 200। किसी को कोई कंफ्यूजन, ये बच्चे वाले बता रही हूँ मैं क्या बोल रही हूँ, यूज इसी प्रोपोर्शन में होगा तभी इक्विलिब्रियम आएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। बलराज, भूमिका, दीपक, फिर से समझाऊं क्या बच्चे, इतना समझ में आया। यस मैम। जो अब आप दोबारा बता दो। दोबारा बताने में मेरा सर बिल्कुल हो जाएगा कि मैं क्या क्या बताऊं। H2 और I2 का एग्जांपल ले लेते हैं आपकी बात, ठीक है भाई। अब क्या है, ये मेरे पास 1 मोल पड़ा था, ये 1 मोल था, ये 0 था। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये यूज्ड कितना हुआ 0, यूज्ड हुआ 0.2 मोल, ये हुआ 0.2 मोल, ये यूज्ड हुआ और ये 0.4 मिलकर बन गया। कितना बना 0.4। इसी स्टेज पर क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। और अब मेरे पास लेफ्ट कितना रह गया है, हाइड्रोजन कितना रह गया है मेरे सिस्टम उसके अंदर, कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन बच गया 0.8, आयोडीन बच गया 0.8 और ये HI जो बन के आया वो 0.4। तो ये मेरा बन चुका है, ठीक है। यूज जितना हुआ वो सेम प्रोपोर्शन में होगा तभी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। मैंने बार बार रिएक्शन की तो मैंने बार बार देखा कि इक्विलिब्रियम तभी आता है जब इन तीनों का रेशो जो होता है, जो ऊपर रिएक्शन में रेशो है ना जैसे 1, 1, 2, इस रेशो में जब मिल जाता है ये, तब इक्विलिब्रियम, तब रिएक्शन क्या होती है, रुक जाती है, ठीक है। अभी आप इसका के इक्विलिब्रियम निकालोगे ना, क्या आप के इक्विलिब्रियम निकालना जानते हो? आओ अब आगे रिएक्शन करते हैं, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड मींस क्या, रेट ऑफ रिएक्टेंट मींस पता चल गया क्या भाई, किसी को दिक्कत यहाँ तक जिससे ये बात समझ नहीं आई कि क्या प्रोपोर्शन, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि के सी या के इक्विलिब्रियम जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, चाहे आप एक्सपेरिमेंट को कितनी भी कंसंट्रेशन पे लेके करो, तो जो ये वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चे, कांस्टेंट आएगी, मतलब एक ही आएगी, वही वैल्यू पे रिएक्शन जो है वो बार बार रुक रही होगी, मतलब इक्विलिब्रियम आ रहा होगा। समझ में आई बात, नहीं आई बात समझ में? अब आ जाओ जरा के इक्विलिब्रियम निकालना सीखे। क्या बच्चों को के इक्विलिब्रियम निकालना आता है? बलराज? यस मैम। यस मैम। प्रोडक्ट अपॉन यस रिएक्टेंट। मैम। तो भाई आप सभी तो बड़े होशियार बच्चे लग रहे हो, तो क्या मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख सकती हूँ? इसकी रेट ऑफ फॉरवर्ड किस पे डिपेंड करेंगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके, फटाफट से कर देती हूँ अगर आपको पता है तो। जिन बच्चों को नहीं पता, जहां समझ में ना आए, फास्ट हो जाऊं तो मुझे फटाफट से टोक देना, ठीक है। रेट ऑफ बैकवर्ड किस पे डिपेंड करेगी भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रोडक्ट के, और उसके स्टेशियोमेट्री कोफिशिएंट, ये जो स्टेशियोमेट्री कोफिशिएंट है उसकी पावर में देना है। ये बात समझ में आई, स्टेशियोमेट्री कोफिशिएंट को क्या करना है,
हमें रेज टू दी पावर करना है। भाई समझ में आया इतना? अब यस मेरे मैम। इक्विलिब्रियम, अच्छा Yes, इस ma'am. एक चीज और कर लेते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड जब मैंने लिखा तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको हटा के इक्वल का लगाऊंगी और इसकी जगह के एफ लगाऊंगी, दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है भाई, ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। कहीं गलती हो जाए लिखने में तो देख लेना भाई, क्योंकि मैं जरा एक नजर फोन की तरफ भी देख रही हूँ। ठीक है भाई, ये समझ में आया? बैकवर्ड की क्या NH3 स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है भाई, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड के। भाई जिसको समझ ना आया पूछ ले, राजगुप्ता, राजवर्मा, रेणु, सागर, सोनी, बच्चे, तान्या, तीनों में से एक। मैम माय हाँ हाँ बोलो भाई रेणु। मैम माय नेम इज मेधा। मेधा, मेधा जो आपकी इसमें नाम है ना आईडी पे, मैं तो वही बोलूंगी अभी। ठीक है, आप मुझे याद रहेगा तो फिर ठीक है बोल दूंगी। ठीक है भाई, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होता है किसके? रेट ऑफ बैकवर्ड के। तो क्या मैं उस जो इस साइड था इक्वेशन के उनको भी एक साथ लिख सकती हूँ? ये लिख सकती हूँ के एफ इजिकल टू क्या? अरे भाई ए लिखना शुरू कर दे, क्या थी रिएक्शन में कोई बता देगा तो अच्छा हो जाएगा। N2H2 क्यूब। हाँ, और बैकवर्ड की तरफ क्या था? KBNH। माइक ऑफ कर दो, चलो क्योंकि आवाज क्या हो रही थी, गूंज रही थी। ठीक है भाई सपना, यहाँ तक क्लियर हुआ? पीछे वाली स्लाइड में दिखाऊं क्या किया है? ये दोनों इक्वल हो गए इस साइड वाले, तो ये इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ? एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड के, तो इधर वालों को भी एक दूसरे के इक्वल मैंने लिख दिया है। ठीक है भाई, और कुछ नहीं किया। के एफ को एक साइड लिख दिया, नीचे के बी लिख दिया, NH3 ऊपर 2 N2 और ये H2 की पावर Q। समझ में आई यहाँ तक बात? सोनी, तनिषा, तनिषा बच्चे समझ में आया? भाई यस मैम। के होता है के सी। क्या तुम लोग मुझे मैसेज कर रहे हो? यस मैम। क्या भाई, क्या तुम लोग मुझे मैसेज कर रहे हो? केसी क्या होता है? के इक्विलिब्रियम। केसी बच्चे क्या, ये केसी से भी डिनोट करती है और के इक्विलिब्रियम से भी डिनोट करती है। बात समझ में आ गई? के फॉरवर्ड अपॉन में के बैकवर्ड, क्या प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ A प्लस बी गिव्स, क्या तुम इसके लिए मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के दिखा सकते हो? यस मैम। जल्दी से यस बताओ। मैम। यस मैम। चलो, के सी यानी कि के इक्विलिब्रियम, आप इसके लिए लिख लोगे क्या? कंसंट्रेशन ऑफ सी इसकी पावर टू डी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो, यही लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या, कि जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, उनकी स्टेशियोमेट्री रेज टू द पावर स्टेशियोमेट्री कोफिशिएंट डिवाइडेड में प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करियो, मल्टीप्लाई ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड रेज टू द पावर, ठीक है, देयर रिस्पेक्टिव रेज टू द पावर, ठीक है ना, उनकी जो स्टेशियोमेट्री कोफिशिएंट है वो उनका रेज टू द पावर क्या होता है मेरा? कॉन्स्ट। ये क्या होता है मेरा? यही एक्टिव लॉ मास ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन होता है। एक्टिव लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हुआ? जब एक्टिव मास मींस क्या? जितना मास यूज हो रहा है। एक्टिव मास मींस क्या? एक्टिव मास मींस जो मास मेरा मतलब एक्टिव है, जो सारा का सारा सब्सटेंस काम नहीं करता ना, जैसे मैंने बताया था 1000 मैंने लिया था वो, तो उसमें से कुल 300 ही यूज हो रहे थे ना, ठीक है ना। एक्टिव मास मींस, हाँ भाई पूछो। एक्टिव मास मींस जो मास हमारा क्या हो रहा है बच्चे? एक्टिव मास मींस क्या? जो एक्टिव है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में। कुछ पार्ट ऐसे भी होता है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, ठीक है भाई। ये हो गया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन पता होती है, पता चल गई भाई। रिवर्सिबल क्या होता है, इरिवर्सिबल क्या? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। ऐसे ही रिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जांपल हो गए, ठीक है। N2O2 इक्विलिब्रियम बता दिया, फिजिकल स्टेट में बता दिया कि कौन कौन से डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। भाई एक बार डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ाऊं कि पता है तुम्हें?
मैंने क्या लिया, फिजिकल इक्विलिब्रियम पे थोड़ा सा आ जाते हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा है। क्या आपने एक शुगर घोली, ठीक है, इसमें वाटर में क्या हुआ, शुगर डाली आपने, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, सॉल्यूशन क्या हो चुका है, सैचुरेटेड हो चुका है, फिल, ठीक है, सैचुरेटेड हो चुका है शुगर। इसमें तुमने 1 चम्मच चीनी और डाला, क्या तुम यही कहोगे जो नीचे चीनी बैठी है वो ये वाली है जो मैंने ऊपर से डाली थी? भाई कहोगे कि नहीं कहोगे कि जो चीनी Yes, हम ऊपर ma'am. से डाले हैं ये वही चीनी है जो नीचे जाके बैठ गई है? मैं ऊपर से लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेस हो रहा होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जो चीनी हम नीचे मतलब एक्स्ट्रा डाले हैं ऊपर से, वो क्या होगा, थोड़ी थोड़ी सॉल्यूशन में आ गई है, थोड़ी थोड़ी क्या हो गया है, सॉल्यूशन में आ गई है, और जो सॉल्यूशन की थी वो उसके बदले क्या हुई है, नीचे प्रेसिपिटेट हो गई है। ठीक है, जो सॉल्यूशन में थी वो क्या हो गई है, नीचे प्रेसिपिटेट हो रही है, और जो नीचे बैठी वाली थी वो भी ऊपर जाके क्या हो रही है, घुल रही है। मतलब क्या होगा, तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहां डीसॉल्यूशन किसके इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, प्रेसिपिटेशन के। जितना की क्या हो रहा होगा, चीनी घुल रही होगी, उतनी ही क्या हो रही होगी बच्चे, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होगी। मुझे ऐसा लग रहा होगा कि ये चीनी जो ऊपर से डाली है ये वही है, ये वही नहीं है, ये सॉल्यूशन में भी जा रही है और सॉल्यूशन वाली नीचे भी बैठ रही है, लेकिन जो रेट है वो इक्वल हो गया है, मतलब जितनी रेट से ऊपर डिसॉल्व हो रही है उतनी रेट से प्रेसिपिटेट हो रही है। तो रिएक्शन हमें ऐसा लग रहा है कि रुक गया है, पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम आ गया है। ये साइंटिस्ट मतलब जिन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कैसे पता लगाया, उन्होंने 2 टाइप्स की शुगर ली, उन्होंने 2 डिफरेंट तरीके की शुगर ली, एक रेडियो एक्टिव और एक नॉन रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव मीन्स क्या, अभी तक ये समझ लो इस अभी के लिए कि उन्होंने मार्क कर दिया शुगर को, उन्होंने क्या कर दिया, एक शुगर ले ली, मैम हाँ ये प्रोसेस सैचुरेटेड में होता है ना मैम? हाँ, ये प्रोसेस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होगा। अगर तुमने मतलब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है तो वो घुलेगा ही घुलेगा, है ना, अनइक्विलिब्रियम आएगा नहीं, वो तो घुलेगा, आगे जाएगी रिएक्शन। जब से सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, तभी वो क्रिस्टल फॉर्म में भी बनने शुरू हो जाएगा ना, तब क्या होगा, चीनी जब ऊपर से डाल रहे हो वो नहीं घुलेगी। समझ में आई बात? तो उन्होंने 2 टाइप्स की शुगर ली, रेडियो एक्टिव और नॉन रेडियो एक्टिव। उन्होंने नॉन रेडियो एक्टिव के साथ सॉल्यूशन बनाया सैचुरेटेड, ठीक है, समझ में आई बात, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया, चीनी पूरी घुल गई। भाई किसी को दिक्कत है, हो सकती है इसमें, भाई कैसे ऐसे कैसे? मैम हाँ, नॉन रेडियो एक्टिव उसका वो लिखना मैम, कंसंट्रेशन। क्या लिखूं, कंसंट्रेशन मींस? सॉरी मैम, नॉन रेडियो एक्टिव का केमिकल फॉर्मूला। मुझे नहीं पता भाई नॉन रेडियो एक्टिव और रेडियो एक्टिव के केमिकल का फॉर्मूला, मुझे सिर्फ इतना पता है, एक शुगर और दूसरी शुगर जो थी उन्होंने उसको स्टार मार्क कर दिया, ठीक है, कार्बन 14 लिया उन्होंने इसकी जगह। समझ में आ गई बात? कार्बन 12 लेते हैं ना हम जब ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हैं C6H6, क्या होता है भाई बता दो कोई, C6O6H12, ठीक है, हाँ, तो उन्होंने ये कार्बन 12, तो उन्होंने जो दूसरी वाली शुगर ली उसका कार्बन 14 लिया, यही पूछ रहे थे भाई, यही पूछ रहे थे भाई। ग्लूकोज है। अरे शुगर के लिए तुम उसको जोड़ दो आपस में, शुगर बन जाएगी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को पूरा लिखकर दिखाऊं क्या, C11 वाला पूरा H12O6 है, यही था, क्या होता है भाई मुझे याद, हाँ, C12O24। बस 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 यही चाह रहा था ये बच्चा कि मैडम देखो मुझे शुगर का फॉर्मूला पता है, आपको याद नहीं है, ठीक है, मैंने ग्लूकोज का लेके बता दी क्योंकि वो भी एक तरीके का शुगर ही है, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, आगे आज पढ़े आप कि वो शुरू कर दें, बायोकेमिस्ट्री, यहाँ तक बात क्लियर है? तो उन्होंने 2 तरीके की शुगर ली, उसको एक 14 वाले आइसोटोप से उन्होंने क्या करा, उससे मार्क कर लिया। तो उन्होंने देखा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जब ऊपर से जो शुगर डाली वो जो आइसोटोप वाली मतलब नॉन रेडियो एक्टिव वाली, वो थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया था, तो कायदे से तो इसे अब घुलना नहीं चाहिए था, जो मैंने ऊपर से शुगर डाली उसे नहीं घुलना चाहिए था, है ना, मैं कहती कि प्रोसेस रुक गया है, लेकिन एक्चुअल में वहां पे प्रोसेस हो रही थी, जो नीचे रेडियो एक्टिव शुगर थी वो थोड़ी देर बाद सॉल्यूशन में नजर आई, और जो सॉल्यूशन की थी वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे प्रेसिपिटेट नजर आई। समझ में आ गई बात यहाँ तक भाई, क्लियर है? यस मैम। कोई बच्चा? Yes, ma'am. Which of the following will not Yes, ma'am. which of the following will not represent physical equilibrium? जल्दी बताओ।
और फिर से मुझे मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, बैच 23, क्या तुम लोगों ने मुझे मैसेज कर दिए? बहुत सारे बच्चों के भी मैसेज आए हैं, तुम लोगों ने किए हैं क्या? बोलो भाई, नहीं किए तो मत करो मैम अभी। कैसे मैसेज? मेरे को मैसेज करो अपना बैच नंबर, अपना नाम, ताकि मैं तुम बच्चों के पीछे पड़ जाऊं। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पीछे पढ़ूं, तुम्हें पढ़ाऊं, मतलब मांगू भाई डीपीपी क्यों नहीं भेजी है, भेजो, या तुम्हारी कोई क्वेरी है तुम मुझे भेजोगे, तो मुझे पता रहेगा कि ये मेरा बच्चा इस ग्रुप से है और इसको मैंने ये पढ़ाया था और ये इसको समझ नहीं आया है। तो मतलब तुम भी मेरे पीछे पढ़ो और मैं भी तुम्हारे पीछे पढ़ूं और हम केमिस्ट्री को आगे सिखाएं तुम्हें, ठीक है? मैम बी। एक से ज्यादा ऑप्शन हो मैम जो सकते हैं। प्रेजेंट हाँ बोलो। मैम कि प्रेजेंट ग्रुप में वो वाले ग्रुप का नंबर। हाँ बैच 23 में हो, हाँ जो बैच 23 के बच्चे हो तुम, अब तुम्हें मैं पढ़ाऊंगी, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, तुम्हें सारी चीजें बताने की जिम्मेदारी मेरी है, तो तुम मुझे परेशान करो और मैं तुम्हें करती हूँ। बोलो भाई, परेशान मीन सिर्फ अपने मैसेजेस सेंड, वो आप मुझे टीपीपी सेंड करोगे, मैं चेक करूंगी, जो मैं आपको होमवर्क दूंगी वो आपने किया या नहीं किया, आप मुझे सेंड करोगे। मैम जो नहीं है वो नहीं करे ना मैसेज। हाँ नहीं, वो अपनी उनकी मैम उन्हें बोलेंगी तो वो तब उनको करेंगे। ओके आप मैम। दूसरे ग्रुप में तो होंगे ना, है ना? 44 के यस होंगे ना उसमें? हाँ, तो यस मैम। आप अपनी मैम को सेंड करना, ठीक है? मैम बी और डी आंसर होगा। जो चीज समझ नहीं आ रही तो अपनी मैम से पूछो, ठीक है भाई? सब आपके पढ़ाने के लिए बैठे हैं। चलो अब आगे बताओ फटाफट से, बी और डी, क्या इसमें बी सी डी तीनों ही केमिकल नहीं है? फिजिकल चेंज तो सिर्फ फर्स्ट वाले में ही हो रहा है, बाकी तीन में तो क्या हो रहा है भाई? केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व में केमिकल हो रहा है, नहीं हो रहा? यस मैम। बोलो भाई राज। यस मैम। Good. चलो केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी, बड़ी सारी स्लाइड इसमें खाली है। जब तक मैं तुम्हें बहुत सारा कुछ तुमने पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया हो जाएगा, ग्राफ देख के समझ में आ जाएगा, आपके पास स्लाइड आएंगी, घबराओगे तो नहीं ना यस कि मैडम ने नो तो टेढ़ा, मैम। मैडम ने तो टेढ़ा मेढ़ा बनाया था, इन्होंने तो सीधी सीधी लाइनें बना के इतनी अच्छा भेज दिया, हम कैसे करें? इक्विलिब्रियम मींस डायनामिक इन नेचर, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व गैसेस एस्टेब्लिश इन क्लोज सिस्टम, जो कि पहले बता चुका है। इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ जाने के लिए वो स्पॉन्टेनियसली मतलब जाएगा, ठीक है? इक्विलिब्रियम कैटलिस्ट से अनअफेक्टेड रहता है, ठीक है? कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता, कैटलिस्ट अभी इसके बारे में हम आगे और बी चैटलेट में पूरा पढ़ेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होती है रेट ऑफ बैकवर्ड के, क्या सभी बच्चों को थर्मोडायनेमिक्स का याद है? डेल्टा जी और डेल्टा एस इक्विलिब्रियम पे क्या होते हैं भाई? जीरो थे ना? यस मैम। हाँ भाई ठीक है। और इक्विलिब्रियम बोथ डायरेक्शन में होता है, इक्विलिब्रियम तभी होगा जब रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में, मतलब आगे भी जा रही हो पीछे भी जा रही हो, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। ये चीज वही बताइए जो मैंने अभी तुम्हें समझाया ना, ये सारी बातें वही समझाई हैं कि उतना ही रेशियो में क्या होगा। देखो, द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.05, 0.15 और ये जब तीनों का रेशियो जो है क्या हो जाएगा, 1, 3 और 2 में आ जाएगा, तभी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी बच्चे? इक्विलिब्रियम पर आएगी। इधर देखो, ये 0.2 से अब 0.05 बनाए, यूज कितना हुआ? 0.15। ये बच गया है 0.05 क्या हुआ है? बचा हुआ है। 0.15 यूज्ड हुआ, ये 0.15 बचा है, तो यूज कितना हुआ? 0.45 यूज हुआ होगा। अरे बोलो भाई, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम पे 0.15 शो हो रही है, तो यूज कितनी भी? 0.45। ये दोनों मिलके कितना बनाएंगे? 0.30। समझ में आई बात? यस कि मैम। ना? तो यानी कि रेशो 1:3:2 का आ गया, और इक्विलिब्रियम भी आ गया। इक्विलिब्रियम बार बार मैं कोई भी कंसंट्रेशन लूं तो जब रेशो 1:3:2 के में आ जाएगा तभी इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट हो गई तो वहां का जो प्रेशर है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। यस मैम। कलर भी कांस्टेंट हो जाएगा रिएक्शन में, जो भी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर चाहे कुछ भी ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ भी चीज लो, तो वो सब चीजें क्या हो जाएंगी? कांस्टेंट हो जाएंगी, नहीं होंगी? सारी चीजें क्या हो जाएंगी बच्चे उसकी?
कांस्टेंट हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन बताओ, which of the following statement is are correct? At equilibrium, vapor pressure of the solution and refractive index of equilibrium mixture become constant. ठीक है भाई, ये क्वेश्चन करेक्ट। Yes, Equilibrium can be attained in both reversible and irreversible reaction. ma'am. Wrong. No, ma'am. No, ma'am. चलो, Only reversible reaction. only reversible. Very good. Approach to the equilibrium is fast in initial state but gradually decrease. Yes, equilibrium की state fast, मतलब initially क्या होता है, fast होता है, पर धीरे धीरे क्या होता जाता है, इक्विलिब्रियम की तरफ जाते जाते वो डिक्रीज होता जाता है। क्या होता जाता है भाई, इक्विलिब्रियम आ गया तो प्रोसेस डिक्रीज होने लगेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। यस, डायनामिक। डायनामिक मींस क्या? Motion. हाँ, मोशन। ये वाला ग्राफ भी मैं समझा चुकी हूँ, कंसंट्रेशन वर्सेस इसका, इसके आंसर्स दिए हुए हैं। इसका आंसर बताओ फटाफट से, आपको मैं इसके लिए पोल करती हूँ और आपको इसमें पोल पे आंसर देना है, और कोई बच्चा कमेंट में नहीं बताएगा, ठीक है भाई? करें पोल? क्या आप लोगों को पोल में आंसर देना आता है? अरे भाई, Yes, ma'am. आता है ma'am. आता है, ठीक है। मुझे सब बच्चों का आंसर चाहिए पोल में। 35 के 35 बच्चे मुझे आंसर कर दो। ध्यान से देख लो, फटाफट से तुक्केबाजी में आंसर ना कर देना, ध्यान से देख के करो भाई, ध्यान से। मैम क्वेश्चन ही समझ लिया। अरे अरे, क्वेश्चन पढ़ो ना, पोल देखते ही सीधा आंसर थोड़ी। अच्छा, पोल रुका रहता है ना, कि पोल सिर्फ तभी लॉन्च करो तभी आता है फिर हट जाता है? मैम कर दिया। वो रहता है ना। हाँ, पोल में जाके फिर आंसर दे दो। देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है अर्षिता? अब ये पूछ रहा है ग्राफ बताओ क्या होगा। कंसंट्रेशन का और टाइम का ग्राफ है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अगर पहले कुछ उनकी कंसंट्रेशन होगी तो वो नीचे घटती रहेगी। क्यों भाई मनोज? मनोज ने कह दिया आंसर ए। पोल में आंसर नहीं किया, मेरे पास रिकॉर्ड कैसे आएगा भाई किस बच्चे ने आंसर करता है कौन नहीं करता है? तो मैम क्या कह रही है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कर रहे हो भी आंसर? मैम कर तो दिया। मैम पोल में आप कैसे आंसर करते हैं? हाँ यार, मेरे को पता था ऐसा कोई बच्चा होगा पूछेगा, मैम को भी नहीं पता भाई। बताओ भाई कैसे करते हैं? पोल में जाते हैं, पोल आपके स्क्रीन पे आया, पोल में जाके देखो एक बार। मैम एक्टिविटीज में जाते हैं पहले। एक्टिविटीज में मैम जाओ। जहाँ पे 3 डॉट्स मैम हैं सबसे वहाँ पे पहले मैम एक्टिविटीज एक्टिविटीज पर जाते हैं, अगर उस पर क्लिक करेंगे तो मैम पोल का ऑप्शन आएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है मनोज, एक बार देखो करके। मैं चलो बताओ, मैं आगे। सॉरी, हमने गलती से आंसर ए कर दिया पर इसका आंसर बी है। रेनू बी क्यों है भाई आंसर? रेनू बताएगी बी आंसर क्यों है भाई। रेनू आंसर बी क्यों है? रेनू वो बच्चा है जो तुक्के। मैम क्योंकि इसमें हमारी जो हाइड्रोजन है वो तो कम हो रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन बढ़ रहा है क्या? नाइट्रोजन रिएक्टेंट में है, नाइट्रोजन क्या होएगा अच्छा बच्चे? सॉरी मैम, वो मैंने NH3 देख लिया था, तो सॉरी। ठीक है, मेरा अब आंसर। देखो भाई फकिया, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम होगी। क्यों कंसंट्रेशन कम क्यों होगी? क्योंकि रिएक्टेंट है। हम नीचे शुरू में क्या होगा, घटेगा ही ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहा है तो कम होता जाएगा, नाइट्रोजन भी कम होते जाएगा। अमोनिया की कंसंट्रेशन शुरू में कुछ नहीं थी, 0 थी, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, समय के साथ साथ बढ़ती जाएगी। तो सारे बच्चे समझ गए कि इसका ऑप्शन ए होगा। Yes, ma'am. डी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसने कहा अमोनिया कम हो रहा है। क्या अमोनिया कम हो रहा है? नहीं, अमोनिया तो समय के साथ बढ़ेगा। यहाँ पे अमोनिया बढ़ता हुआ दिखा भी दिया तो, लेकिन हाइड्रोजन क्या बोल रहा है कि भाई हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा है। भाई कह रहा है नाइट्रोजन भी इंक्रीज हो रहा है। नाइट्रोजन इंक्रीज क्यों होगा भाई? नाइट्रोजन तो यूज हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन भी कमी होगा। और यहाँ पर भी क्या हुआ, इसने क्या बढ़ता हुआ दिखा दिया, हाइड्रोजन बढ़ता हुआ दिखा दिया, जो कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन यूज रहेगा तो वो क्या होगा, पहले कंसंट्रेशन शुरू में क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। मतलब क्या करेगी, डिक्रीज ही होगी। समझ में आ गई यहाँ तक बात? अरे भाई हाँ कि ना? यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। तुम लोगों को देखो, मैंने जो चीज बाद में करानी थी वो पहले ही करवा दी। क्या करवा दी? यहाँ बता दो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कौन सा है? इंडस्ट्रियल सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर प्रोसेस, दैट इज डायनेमिक। यस डायनेमिक है, ठीक है। रॉकिंग चेयर दैट स्टॉप हो गई है तो वो ये डायनेमिक नहीं है।
एक बैंक अकाउंट में आपने पैसे रखे हैं जो कि पैसे 1000 ही रहते हैं, $1000 ही रहते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, आप उसमें से निकालते भी उतना हो और डिपॉजिट भी उतना ही करते हो, लेकिन 1000 के 1000। तो ये भी कैसा है, डायनेमिक, क्योंकि 100 मैं डाल रही हूँ 100 निकाल रही हूँ, प्रोसेस होते जा रहा है, लेकिन फिर भी 1000 रुपए बैलेंस्ड है। समझ में आ गई बात? यस मैम। यस मैम। चलो, डेल्टा जी पी इक्विलिब्रियम पे 0 होता है, यही ठीक है। ठीक है, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व गैसेस एस्टेब्लिश एन ओपन सिस्टम, नो। कैटलिस्ट हैज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता भाई। ठीक है, रिएक्शन स्टॉप एट इक्विलिब्रियम पे स्टॉप हो जाती है, नहीं। इक्विलिब्रियम पे क्या रिएक्शन स्टॉप हो जाती है भाई? नो मैम। मैम लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया, तुम ये सारे पॉइंट पढ़ लेना एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। थक गए ना तुम? 2 मिनट बचे हैं अभी मेरे पास तुम्हारे, तुम कहीं नहीं जा सकते अभी, जल्दी से क्वेश्चन करो। तुम लोग सच में बहुत होशियार बच्चे हो, तुमने मुझे फिजिकल इक्विलिब्रियम में ज्यादा परेशान नहीं किया। समझ में आ गया ना सबको फिजिकल प्रोसेस क्या क्या होते हैं? देखो एग्जाम में Yes, वो ma'am. क्वेश्चंस इतने उसके पास इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे तो वो यहाँ से पूछेगा, फिजिकल से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कब आया, सॉलिड टू लिक्विड। मैम फिर हम इस टाइप के जो क्वेश्चंस है मैम वो नीट और जेई में भी आते हैं फिजिकल से रिलेटेड? नहीं, ग्राफ से रिलेटेड आ जाएगा भाई, ये कंसंट्रेशन वाला जो मैंने बताया, कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन वाला जो बताया। ठीक है, किसी की बहुत बुरी किस्मत रही तो, मतलब बुरी किस्मत क्या, अच्छी मान लो इसको, तो ये पूछ लेगा कि बताओ भाई 273 किस टेम्परेचर पे जो है आइस और लिक्विड जो है मुझे वो दिखेंगे इक्विलिब्रियम पे, 273 केल्विन पे, क्योंकि इसी टेम्परेचर पे क्या होगा, आइस और लिक्विड दोनों साथ में होते हैं। ठीक है, छोटी छोटी सी बात है पर बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्लियर? यस मैम। आपकी मैम पूछ सकती है, पर मैम भी नहीं पूछेंगे क्योंकि पीछे भी इक्विलिब्रियम इतना बड़ा चैप्टर है, इसके पीछे इसके पास आयनिक है वो है, तो और भी चैप्टर पूछना है, एक ही चैप्टर से थोड़ी पूछना है। तुम्हारे यहाँ जो टेस्ट होएगा अवंती में उसमें आ सकता है बेशक से, है ना, कहीं मैम कहीं वैसे आते हो, क्या पता भाई होते हैं जो अवंती के टेस्ट होते हैं, क्या होते हैं। जो अवंती के टेस्ट होंगे मैम वो ऑनलाइन होते हैं ऑफलाइन? ऑनलाइन होते हैं बच्चे, दिए होंगे अभी तक जिन बच्चों ने भी, वो ऑनलाइन होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का होगा तो थर्मोडायनेमिक्स अपना बिल्कुल परफेक्ट करके रखो। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर दो। ए टू बी कोई चेंज हुआ इज 1.5 10⁻³ एट 300 केल्विन। कितने बच्चों ने किया भाई, बातें ही करते रह गए। रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ये रहा। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या क्या होगा भाई, रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या लिखूं, के एफ ए, ये लिखूंगी। के एफ क्या है, 1.5 10⁻³ क्या सारे बच्चे जानते हैं कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में वॉल्यूम। 1.5 ये के एफ की वैल्यू थी, कंसंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू क्या है भाई, 10⁻⁵ डिवाइड में 10, क्योंकि 10 लीटर में डिसॉल्व किया है, और मोल्स कितने थे 10⁻⁵। रेट ऑफ बैकवर्ड लिख लेती हूँ के बी, और b की पावर 2, याद रखना यहाँ रिएक्शन में देखो क्या दिया है 2b, तो b की पावर 2 होगी ना भाई, अरे भाई बोलो हाँ क्या ना। यस मैम। ये हुई ना बात। अब देखो 100 मोल्स डिवाइड में क्या 10, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड लिख लो, 10⁻⁻6 इज इक्वल टू p इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10। अरे किसी को कुछ समझ ना आया तो पूछ ले भाई, p की वैल्यू निकालनी, निकल जाएगी नहीं निकलेगी, जल्दी बताओ। p की वैल्यू निकल जाएगी, p की वैल्यू निकल जाएगी तो 2p की वैल्यू भी निकल जाएगी। यस मैम। वन पॉइंट p की वैल्यू तो बड़ी इजी है यार, मैंने दूसरी वाली क्लास में बोल दिया बच्चों को तुम निकालो, यहाँ तो मैं खुद ही निकाल सकती थी इसको। 1.5 इंटू 10⁻⁻9 आ रहा है, इक्वल टू उस तरफ भी क्या आ रहा है, p इंटू 10⁻⁻9 आया ना भाई। -10 में से 1 माइनस कर दिया, -9, -9 से -9 कट गए, p की वैल्यू 1.5 आ गई। अरे आई कि नहीं आई? यस मैम। और फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p बोला है, एग्जाम में देख लेना भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p बोला है। आंसर पे वो पक्का 1.5 डाल देगा, आप आंसर निकालोगे 1.5 पे टिक कर दोगे। ध्यान देना 2p बोला है तो 1.5 को 2 से, हाँ
3 आ जाएगा। समझ में आ गया बात? Yes, भाई ma'am. किसी को अगर दिक्कत हुई है तो ये भी आपके पास ये आंसर इसमें दिया है, आप खुद करना, ठीक है। ये गलत है शायद नहीं गलत है, क्योंकि इसने के फॉरवर्ड में इसने ना 100/10 लिख लिया, जबकि हमने देखा था ए की कंसंट्रेशन कितनी थी, -5/10 आ रही थी ना। ठीक है Yes, भाई, ma'am. ये मैंने क्रॉस लगा Yes, दिया इसमें। ma'am. चलो भाई आगे बाद में करें हम। Yes, ma'am. Yes, मैम बस एक ma'am. टॉपिक मेरे बोलो, थर्मोडायनेमिक्स से बोलो। छूट गया था। बाद मैम में इसकी करते ना हैं। पीडीएफ ठीक है, हाँ बोलो बच्चे, जिससे क्या मैम बोल रहे हो? नोट डाउन करिए। ठीक है, मैं पक्का ना भेजूं तो मुझे, मैंने बता दिया, मैसेज कर देना, पर मैं भेज दूंगी, अब मैं याद रखूंगी, पर थोड़ा सा टाइम देना। 12 मैम बजे कर तक दिया। मिलेगा, 12 बजे तक मिलेगी। ठीक है, ठीक ठीक है है, मैम। हाँ बोलो भाई, क्या पूछ रहे थे? मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, और उसके बाद आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। बोलो मैम बोलो। एंट्रोपी कैलकुलेट नहीं करना था मेरे को।